What's up everyone? Welcome back to the channel। तो स्टैटिस्टिक्स आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 3। कुछ हमारे प्यारे दोस्त ये कह रहे थे कि सर चैप्टर 2 में ये रह गया, सर सेंसस और सैंपल आपने नहीं कराया, प्लीज पूरा करो। अरे मेरे यार सुन तो ले, चैप्टर 2 अलग था, इस पे पूरा चैप्टर है तो इसको डिटेल में करेंगे, तुम लोग टेंशन मत लिया करो, हर चीज कवर करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 और इसको भी वन शॉट करते हैं कंप्लीट। लेट्स बिगिन। टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर है हमारे पास सेंसस एंड सैंपल मेथड्स। ठीक है जी, सेंसस मेथड्स और सैंपल मेथड्स क्या होते हैं वो सब हम आज सीखने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत होगी कुछ टर्म्स के साथ। टर्म्स है यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन। यूनिवर्स या पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। आप जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो उसमें जितने भी आइटम्स हैं उन सबका टोटल कर दो तो यूनिवर्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 11th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स की स्टडी कर रहा हूँ और मैं एक स्कूल में स्टडी करने के लिए गया जहाँ पे कॉमर्स के 100 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 100 मेरा यूनिवर्स हो जाएगा। यूनिवर्स यहाँ पे साइंस वाला यूनिवर्स मत समझ लेना, और पॉपुलेशन यहाँ पे हमारे वाली जनसंख्या नहीं, हम 2 हमारे 11, वो नहीं। यूनिवर्स पॉपुलेशन का मतलब वो चीज जिसकी आप स्टडी कर रहे हो उसका सम। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? द टर्म पॉपुलेशन मींस एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स अबाउट व्हिच वी वांट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। अब जब आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हो तो उसको करने के कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है सेंसस मेथड, एक होता है सैंपल मेथड। ठीक है, वन इज सेंसस, द अदर इज सैंपल। अब दोनों का मतलब समझो। सेंसस मेथड का मतलब होता है वो मेथड जिसमें ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज कवर्ड। मैं क्लास 11th की स्टडी करने के लिए गया, 100 स्टूडेंट्स से मैंने 100 के 100 की स्टडी करी, सबकी स्टडी करी एक साथ बैठ के। मैंने कहा यार 100 लोग हैं ना, इन 100 के 100 की स्टडी करूंगा प्रॉपर बैठ के और एक एक को कवर करा। इसको बोलता हूं सेंसस मेथड। अब मैंने क्या करा, उनके 4 ग्रुप्स बना दिए, 25 25 25 25। उन ग्रुप्स में से रैंडमली कुछ 2 2 3 3 लोगों की स्टडी कर ली और मैंने बोल दिया एवरेज स्टडी ये है पूरी क्लास की। उसको बोल दिया सैंपल। सैंपल में आप कुछ रैंडम लोगों को सेलेक्ट करके उनकी स्टडी करते हो और उनको रिप्रेजेंटेटिव मानते हो पूरे यूनिवर्स का कि यार ये सबकी स्टडी यही आएगी लगभग, और इसमें आप सबको कवर करते हो। तो ये मेन डिफरेंस होता है सेंसस में और सैंपल में। देखते हैं क्या लिखा है। Census method is that method in which data are collected covering every item of the universe or population. Suitability of census method कहाँ पे चलेगा ये? जहाँ पे population का साइज स्मॉल है, छोटा साइज होना चाहिए, तब आप सबको कवर कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो सबको कवर नहीं कर पाओगे। जहाँ पे आपको एक्यूरेसी रिलायबिलिटी चाहिए, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन के जो आइटम्स हैं वो सिमिलर नहीं है, अलग अलग हैं, काफ़ी डाइवर्स हैं, तो उस सिनेरियो में आपको सबको कवर करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। आपको अलग अलग आइटम्स का इंटेंसिव रिक्वायरमेंट है कि आपको उसकी अच्छी सी डिटेल स्टडी चाहिए, तो आपके पास सेंसस सक्सेसफुल है। इसके क्या मेरिट्स होंगे? लगभग वही जो आप DPI IOI में पढ़ के आ चुके हो। रिलायबल और एक्यूरेट होता है। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सेंसस मेथड सक्सेसफुली यूज होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन की बात करते हो। और लेस बायस्ड होता है। लेस बायस्ड क्यों होता है? क्योंकि आपने हर चीज़ कवर करी है इसके अंदर। डीमेरिट्स क्या होंगे? काफ़ी कॉस्टली है। अब यार एक एक चीज़ को कवर करना है, इतने सारे लोगों को कवर करना है, टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, तो इट इज़ कॉस्टली। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस लिख लेना यहाँ पे। अगर यूनिवर्स बहुत बड़ा है तो वहाँ पे ये नहीं चलेगा, और काफ़ी ज़्यादा मैन पावर चाहिए इसकी स्टडी करने के लिए। यू नीड अ लॉट ऑफ मैन पावर टू स्टडी दिस। नेक्स्ट आता है आपका सैंपल मेथड। सैंपल क्या है? इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। जैसा मैंने बताया ना, मैंने 100 में 25 25 25 25 के 4 ग्रुप्स बना लिए, उसमें से रैंडम सेलेक्ट करके मैं स्टडी कर रहा हूँ। उसको कौन सा मेथड बोलते हैं? सैंपल मेथड। ठीक है। सूटेबिलिटी ये कहाँ पे चलेगा? जब साइज काफ़ी बड़ा है, सबकी स्टडी नहीं कर सकते, तो ये चलता है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए। उसके बाद इंटेंसिव एग्जामिनेशन नहीं चाहिए, यानी डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। और डिफरेंट यूनिवर्स जो हैं वो लगभग, जो यूनिट्स हैं वो लगभग सेम है, एक जैसी हैं, तो वहाँ पे बेस्ट है ये। मेरिट्स क्या होंगे? काफ़ी सस्ता है, टाइम सेविंग है, एरर यहाँ पे ढूंढना आसान हो जाता है क्योंकि आपको बहुत कम लोग कवर करने हैं, अगर कोई गलती है तो पकड़ी जाएगी, थोड़ा साइंटिफिक भी है ये।
डीमेरिट्स की बात करें अगर हम, तो पार्शियल है। पार्शियल का मतलब ये होता है कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ यूनिवर्स की आइटम्स कवर नहीं होती, तो पार्शियलिटी दिखाई देती है। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, सैंपल फ्रेम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार कि आप किसको कवर करोगे और किसको कवर नहीं करोगे, और उसके साथ कई बार कंक्लूजन्स गलत आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके अंदर हो जाता है। अब जब आप सैम्पलिंग कर ही रहे हो, आपने देख लिया सैंपल देख लिया कि सबकी स्टडी ना करके कुछ सेलेक्टिव चीज़ों की स्टडी करना। जब आप सैम्पलिंग कर ही रहे हो तो सैम्पलिंग में 4 चीज़ें होनी चाहिए। कौन सी 4 चीज़ें? सबसे पहला, द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। आप वो सैंपल लो जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। ऐसा मत ले लेना कि आप वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल हमें एवरेज हाइट लेनी है स्टूडेंट्स की, आपने सैंपल में 100 में से 10 बच्चे लिए और 10 के 10 या तो बहुत ही शॉर्ट ले लिए या 10 के 10 बहुत ही टॉल ले लिए। तो अगर सारे टॉल ले लोगे तो एवरेज सैंपल भी टॉल आ जाएगा, सारे शॉर्ट ले लोगे तो एवरेज सैंपल भी शॉर्ट आ जाएगा। तो आपको वो लेना है जो सबको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे सैंपल्स डिपेंडेंट ना हो किसी और सैंपल के ऊपर, हर यूनिट का अपना एक अलग पहचान हो, अपनी अलग एक प्रेफरेंस हो। उसके बाद होमोजीनियस, अगर आप एक से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो वो सब सैंपल होमोजीनियस होने चाहिए, यानी सेम यूनिट्स में होने चाहिए, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ऐसा नहीं चलेगा। एडिक्वेट होने चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप ले रहे हो वो एडिक्वेट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उससे आप कंक्लूजन ही नहीं निकाल पा रहे हो। लाइक 100 लोगों की सैम्पलिंग करनी है और आप वहाँ पे 2 लोगों के बेस पे कंक्लूजन दे रहे हो तो वो एडिक्वेट नहीं है। 100 में कम से कम 10-15 लोगों को तो सेलेक्ट करो ना यार, तभी तो एडिक्वेसी आएगी, राइट। अब आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। कितने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग है हमारे पास? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? इसको याद करने की टेक्निक RPSSQC, याद कर लो मेरे साथ साथ, RPSSQC, RPSSQC। सबसे पहले आता है R से हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम क्या होता है? रैंडम नाम में ही है, 100 में से कोई भी 10 लोग आंख बंद करके रैंडमली उठा लूंगा। 100 में से 10 लोग रैंडमली उठाऊंगा तो क्या बोलूंगा उसको? रैंडम सैम्पलिंग। वहां पे किसी को मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा, जो मेरे हाथ आएगा मैं वो सैंपल ले लूंगा। रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, इट मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। 2 तरीके से हो सकता है, या तो लॉटरी मेथड या टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स मेथड। तो यहाँ पे या तो लॉटरी है, पर्ची डाल लो, पेपर स्लिप्स आर मेड, उसमें से निकाल लो, रैंडम है। या टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, टेबल ऑफ रैंडम नंबर में एक प्रॉपर टेक्निक बनाई गई है जिसमें अलग अलग टेबल्स की मदद से आप रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो। बट आपको बस नाम पता होना चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग 2 तरीके से हो सकती है, लॉटरी या टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। इसके बाद आते हैं इसके मेरिट्स। मेरिट्स क्या हैं? इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होती है। देयर इज नो पर्सनल बायसनेस, किसी से कोई बायसनेस नहीं है। आप अपने हिसाब से जो रैंडमली सेलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस, सबका इक्वल चांस है। काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है और यूनिवर्स अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाता है क्योंकि सब चीज़ें कवर होती हैं। डीमेरिट क्या है? कई बार इंपॉर्टेंट आइटम्स छूट जाती हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती तो गलत कंक्लूजन्स आ जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन आएगा। भाई रैंडमली आंख बंद करके तो किस्मत है, कुछ भी सेलेक्ट हो सकता है, तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कई बार नहीं हो पाता। इसके बाद अब आता है पी। पी होता है पर्पसिव। पर्पसिव आसान है, अपने पर्पस के हिसाब से सैंपल लेना। पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस। 100 में से मेरी इच्छा है मैं कौन से 10 लोग, अब सपोज मेरा पर्पस ये है कि मैं एवरेज हाइट ज़्यादा दिखाऊं तो मैं टॉल लोग उठा लूँगा, है ना, और मेरी इच्छा है कि मैं एवरेज हाइट कम दिखाऊं तो मैं शॉर्ट लोग उठा लूँगा। तो पर्पस के हिसाब से उठाना इज पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, मेरिट्स क्या है? काफ़ी सिंपल टेक्निक है सिलेक्शन की। सिलेक्शन डेलिबरेटली करा जाता है। डेलिबरेटली का मतलब आप अपने इच्छा से करते हो। उसके बाद दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। अगर आपको लगता है कोई आइटम स्पेशल सिग्निफिकेंस है, उनको इंक्लूड करना है, तो इस पर्टिकुलर मेथड में आप कर सकते हो। डीमेरिट, पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस होता ही है इसके अंदर। अपने हिसाब से जब सैंपल लेगा इंसान तो बायसनेस तो होगी ना। बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इस पर रिलायबल आप कम रिलाय करो इस पर आप। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स में क्या होता है? देखो, स्ट्रेटिफाइड जो शब्द है ये आया है स्ट्रेटा से। स्ट्रेटिफाइड आया स्ट्रेटा से। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप्स।
तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप्स बना देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स से मैंने गर्ल्स और बॉयज़ के 2 ग्रुप्स बना दिए कि गर्ल्स अलग और बॉयज़ अलग, फिर उसमें से मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ, कुछ बॉयज़ में से कुछ गर्ल्स में से। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। जब आप क्या कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटास, स्ट्रेटास का मतलब ग्रुप्स, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच अदर स्ट्रेटा सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेड। सबको कवर करना है ताकि पूरी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो। मेरिट्स, दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सबको कवर करता है। नंबर 2, दिस मेथड ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स, ट्रस्टवर्दी और मीनिंगफुल रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन इजी है बॉयज और गर्ल्स का भी इसकी मदद से, राइट। डीमेरिट्स क्या होंगे, काफ़ी लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि तभी चलेगा अगर आपको किसी चीज़ की कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो ये काम ही नहीं करेगा। उसके बाद when the size of population is already small, अगर बहुत छोटा पॉपुलेशन है, अब सपोज हैं ही 10 लोग और उसमें क्या गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग करूँ, तो वहाँ पे बड़ी समस्या रहती है। तो ये छोटी पॉपुलेशन में नहीं चलता, बड़ी पॉपुलेशन में ये चलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक में क्या करते हैं हम, सिस्टमैटिक में हम मैथमेटिकल सिलेक्शन करते हैं। सिस्टमैटिक में वी विल डू मैथमेटिकल सिलेक्शन, लाइक 100 स्टूडेंट्स है ना, तो आप उसमें 10 की रोज बना दो, 10 10 10 10 10 10 10 10 की 10 रो बन गई। अब उन रोज में से एवरी nth टर्म लेनी है। लाइक सपोज मैंने पहली रो से 6th ले लिया, तो 6 के बाद फिर 16th, फिर 26th, फिर 36th, फिर 46th। तो एक तरीके से मैथमेटिकल भी हो रहा है, सिस्टमैटिक भी हो रहा है और रैंडम भी हो रहा है ना। तो अच्छा चांस है कि आप काफ़ी प्योरनेस के साथ, प्योरिटी के साथ एक अच्छा कंक्लूजन दे पाओगे। तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द यूनिट्स आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड एंड एवरी nth आइटम ऑफ द न्यूमेरिकल आइटम इज सेलेक्टेड। लाइक आपने अगर 8th लिया तो 8th के बाद 18th, 18th के बाद 28, 28 के बाद 38, ऐसे चलता है सिस्टम। दिस इज वेरी सिंपल मेथड and sample is easily determined. There is hardly any possibility of personal biasness, कोई possibility नहीं है इसके अंदर personal biasness की। Demerit, सबको equal chance नहीं मिलता, क्योंकि वही जो पहला हो गया ना उसके बाद सारे उसी order में चलेंगे। उसके बाद if all the items are homogeneous, this method serves no specific purpose, सब एक जैसी हैं तो फिर ये भी कोई purposeful नहीं रहता। Next आता है हमारे पास कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में भी आप बिल्कुल लगभग स्ट्रेटिफाइड वाला ही काम करते हो। स्ट्रेटिफाइड में भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप्स बनते हैं, कोटा में भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप्स बनते हैं, बट इसके अंदर ग्रुप्स ज़्यादा बनते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने पहले क्या कर दिया, पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रूरल अलग, अर्बन अलग, फिर उसके बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स, फिर उसके बाद लिटरेट इलिटरेट। तो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप्स बना रहा हूँ, कोटाज बना रहा हूँ, उसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। In this method, the population is divided into different groups according to different characteristics. Last होता है हमारे पास convenience sampling. Convenience है जिसमें जिसे कुछ नहीं आता उसके लिए convenience, कि आपको जैसे convenient लगे, ये सबसे आसान है। Convenience sampling क्या बोलता है? In this method, sampling is done by investigator in such a manner that suits his convenience. Situations के हिसाब से जो ठीक लगे वैसा कर लो। इसके बाद आपको बोल रहा है कि सैम्पलिंग में आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कब आप सैम्पलिंग डेटा को रिलायबल मानोगे। सबसे पहला, साइज ऑफ द सैंपल कैसा है। रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि साइज पे, अगर साइज बहुत छोटा है सैंपल का तो वो फिर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। नंबर 2, मेथड कौन सा सेलेक्ट करा है आपने, आपको पता होना चाहिए। एनिमरेटर की ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अगर आपका एनिमरेटर ट्रेंड नहीं है तो वो गलत सैंपल कलेक्ट करेगा, गलत कंक्लूजन्स देगा। और बायसनेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब एक लास्ट में डिफरेंस आ जाता है सेंसस और सैंपल का, ये आपको एक बार रीडिंग लगानी है, इसको आराम से पढ़ना। जैसे कवरेज, लाइक सेंसस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, सैंपल में थोड़ी कम होती है, कवरेज आ गया। सूटेबिलिटी, ये कहाँ चलेगा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया स्मॉल है, ये चलेगा जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज है। कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगती है क्योंकि सबको कवर करना है, उसमें कम लगती है। टाइम भी इसमें ज़्यादा, उसमें कम। एक्यूरेट भी ये ज़्यादा होता है, वो कम होता है। तो ये डिफरेंस आपके एग्जाम में आ सकता है, स्क्रीनशॉट लो। और इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स का नंबर 3, दैट इज सेंसस एंड सैंपल, ये भी कवर हो जाता है। अगली क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कराऊंगा और इसी तरीके से हम अपना सारा सिलेबस क्विकली खत्म करते चले जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।